वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, चुनाव और प्रतिनिधित्व। और ये वीडियो दोनों ही लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, इसमें हम मेन तौर से चुनाव के ऊपर बात कर रहे होंगे कि हमारे देश में चुनाव किस तरीके के होते हैं, हमारे देश में रिप्रेजेंटेशन किस लेवल का होता है, किस तरीके का होता है, डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से होता है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और चुनाव के कितने तरीके हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। ये वीडियो कुछ पार्ट्स में आएगा। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हमारे देश में, इंडिया में किस तरीके के चुनाव होते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करें उससे पहले एक सवाल जो है वो हमारे सामने आता है, वो है इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, चुनाव और लोकतंत्र। सबसे पहले हम लोकतंत्र को समझ लेते हैं, डेमोक्रेसी को समझ लेते हैं। तो लोकतंत्र का जो मतलब है, इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यानी कि जनता के लिए, जनता की सरकार और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार। ये जो थॉट है ये आपने क्लास 10th में पढ़ लिया होगा। अब्राहम लिंकन जो यूएस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने ये बात कही है कि जो जनता की जो सरकार है, लोकतंत्र का मतलब है जो भी चुनाव होंगे उसमें जो सरकार चुन के आएगी वो जनता के द्वारा, जनता की सरकार और जनता के लिए सरकार होनी चाहिए। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। सो लोकतंत्र आप समझ गए होंगे। अब जो सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने है वो है, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग द इलेक्शंस? क्या हम बिना चुनाव के डेमोक्रेसी रख सकते हैं? बिना चुनाव के डेमोक्रेसी क्या हो सकती है? तो सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से है कि जब हम गांव की बात करते हैं, ग्राम लेवल की बात करते हैं, गांव लेवल के, आपने देखा होगा आपके गांव का कोई ग्राम प्रधान होगा या कोई पंचायत है आपके गांव की। तो जब इतना छोटा लेवल होता है गवर्नेंस का, सरकार का जब इतना छोटा लेवल होता है, तो इस छोटे लेवल पे जो सिटीजन्स जो हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि वो अपने डिसीजंस को डायरेक्टली ग्राम प्रधान को बता सकते हैं। और जो पार्टिसिपेशन है, जो लोकतंत्र का जो पार्टिसिपेशन है, जो सरकार के जो चुनाव में या डिसीजन में जो पार्टिसिपेशन है वो डायरेक्टली हो सकता है। यानी कि जो गांव के लोग हैं वो एक साथ बैठते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, हमें ये चीज़ें करनी चाहिए या ये चीज़ें ठीक रहेंगी, और ग्राम प्रधान उस चीज़ को अप्लाई कर देते हैं या उनके डिसीजंस को रिव्यू करते हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान गाँव से चुनाव होता है और जो लोग होते हैं वो भी गाँव के ही होते हैं। तो जब इतना छोटा लेवल होता है तब जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन लोगों का हो जाता है। लेकिन जब हम बात करें कि हमारी कंट्री की, जिसकी लगभग 130 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 130 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला हमारा जो देश है, इसमें डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन करना बहुत मुश्किल बात हो जाती है, क्योंकि अगर 130 करोड़ लोग अपनी बात एक साथ, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए जो है हमें इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, हमें चुनाव करवाने पड़ते हैं, ताकि जो रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब हम जिन लोगों को चुने, हमने मान के चलो हम जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने अपने वोट के थ्रू कुछ लोगों को चुना, तो ये जो लोग हैं ये हमारे लिए कानून बना रहे होंगे, यानी कि ये हमारे लिए वो कानून बना रहे होंगे जो कि हम चाहते हैं, जो सोसाइटी जो चाहती है वो कानून। हमारे रिप्रेजेंटेशन, हमारे प्रतिनिधि जो है वो, हमने इन लोगों को चुना है कि आप हमारे लिए कानून बनाइए, आप हमारी सोसाइटी को, हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कानून बनाइए। तो डायरेक्ट जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं हो सकता, इसीलिए हमें इलेक्शन की ज़रूरत है, ताकि इनडायरेक्ट जो रिप्रेजेंटेशन है, जो पूरी सोसाइटी का जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हमारी जो पार्लियामेंट है, भारत की जो संसद है, उसमें जो है वो रिप्रेजेंटेशन लोगों का हो जाता है। यानी कि जो पार्लियामेंट की जो संसद है, इसमें हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भेजे गए हैं, जो हमारे चुने हुए जो सांसद है, संसद में जो बैठते हैं वो सांसद जो है, हमारे चुने हुए जो सांसद है, जो कि एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये हमारे लिए कानून बना रहे हैं संसद में, क्योंकि हमने इन्हें चुना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा कि डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन, क्या चुनाव के बिना डेमोक्रेसी हो सकती है? क्या लोकतंत्र जो है बिना चुनाव के हो सकता है? तो पहला सवाल आपके क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो जो दूसरा सवाल है वो इसके बिल्कुल उलट है कि कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी, यानी कि जब देश में लोकतंत्र नहीं है क्या तब हम चुनाव करा सकते हैं? तो इसका जो जवाब है वो है कि हाँ, कुछ जो देश हैं विश्व में, पूरा जो हमारा वर्ल्ड है, कुछ देश हैं जो कि चुनाव कराते हैं, परंतु वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ चुनाव तो होता है परंतु वहाँ लोकतंत्र नहीं है। जैसे हमारे कुछ पड़ोसी हैं, आप उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। और आपने एक देश का नाम सुना होगा, नॉर्थ कोरिया, उत्तरी
कोरिया, वहाँ के जो शासक किम जोंग उन है, वो चुनाव तो होता है वहाँ, परंतु वहाँ सिर्फ किम जोंग ही खड़े होते हैं, किम जोंग ही चुनाव में खड़े होते हैं और वही जीतते हैं। तो क्या वहाँ डेमोक्रेसी है? नहीं, पर वहाँ चुनाव तो हो रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको दोनों सवाल ठीक से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि इंडिया में किस तरीके के जो है इलेक्शंस होते हैं, इंडिया में कौन से सिस्टम है इलेक्शन के। इंडिया में देखिए डेमोक्रेसी तो पूरी तरीके से है, पर इलेक्शन का सिस्टम कौन सा है इंडिया का, तो वो हम देखेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया की, कि भारत की चुनाव प्रणाली कौन सी है, भारत में कौन सी चुनाव प्रणाली से चुनाव होते हैं। तो फ्रेंड्स दो तरीके के इलेक्शन सिस्टम है, एक है एफपीटीपी जो कि आपको स्लाइड पे दिख भी रहा होगा, और एक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एफपीटीपी को कहते हैं सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली, और जो सबसे आगे जीता आगे वही जीता। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि जिसका जो अनुपात है उसको उतना प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। ये दोनों टॉपिक हम बहुत ही इलेबोरेट तरीके से समझ रहे होंगे। तो एफपीटीपी जो है ये हमारे यहाँ कुछ चीज़ों में यूज़ होता है, और पीआर यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे यहाँ कुछ इलेक्शंस में यूज़ होता है। हमारे यहाँ दोनों तरीके के जो सिस्टम है हम यूज़ करते हैं। तो पहला जो सिस्टम है एफपीटीपी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, हम इसको देखते हैं। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे वही जीते, इसका कहने का मतलब क्या है? तो इसका कहने का मतलब ये है, अंडर दिस सिस्टम द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात आ रही है, 543 निर्वाचन क्षेत्रों की बात है, तो इसका मतलब ये लोकसभा की बात कर रहा है, क्योंकि 543 जो सीटें हैं हमारी वो लोकसभा में ही तो है। लोकसभा जो है उसके जो चुनाव होते हैं उसमें जो पूरा देश है, यानी कि जो पूरा जो इंडिया है वो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है, यानी कि 543 सीटों में बांटा जाता है। और अगला जो पॉइंट है, हर निर्वाचन क्षेत्र से यानी कि हर एक सीट से, ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव जीत के आता है। इसको हम अभी बहुत इलेबोरेट तरीके से, बहुत ही सिंपली, बहुत अच्छे तक समझेंगे। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जब एक प्रतिनिधि चुन के आ गया, तो उसके बाद जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी सारे कैंडिडेट हैं इस सीट पे, यानी कि एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, ये जो निर्वाचन क्षेत्र था, इस पे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, इनमें से एक चुन के आएगा। मगर वो एक किस प्रकार चुनेगा? अगर 4 कैंडिडेट हैं या 5 कैंडिडेट हैं, अगर 4 से 5 उम्मीदवार हैं या कितने भी उम्मीदवार हैं, तो उनके बीच में सर्वाधिक मत जो प्राप्त करेगा, सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेंगे, वो जीत जाएगा उस निर्वाचित क्षेत्र में। ठीक है, तो अब हम इसको बहुत इलेबोरेट तरीके से देखते हैं। तो देखिए, जैसे ये है हमारा प्यारा भारत। अब इसमें हम एक सीट की बात कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम उत्तर प्रदेश की एक सीट, गाजियाबाद की सीट के लिए बात कर रहे हैं। अब ऐसे ही 543 सीट्स होंगी, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ध्यान दीजिए, ऐसी 543 सीट्स होंगी, हम एक सीट गाजियाबाद की सीट की बात कर रहे हैं। तो अब हम मान के चलते हैं ये गाजियाबाद की सीट है, लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो लोकसभा की सीट पे एमपी बैठते हैं, यानी कि जो पार्लियामेंट में बैठेंगे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद में जो बैठेंगे वो क्या कहलाएंगे? सांसद। तो अब एमपी हो गए, पार्लियामेंट मेंबर ऑफ सांसद जो है, ये गाजियाबाद की सीट है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो गाजियाबाद की सीट पे हम एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं कि एक पार्टी है बीजेपी, नाम आप जानते ही होंगे, एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, एक पार्टी है कांग्रेस, और एक पार्टी है आम आदमी पार्टी। इन पार्टी ने हमें स्पॉन्सर नहीं कराया, बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो बीजेपी पार्टी का मान के चलते हुए कैंडिडेट है, कैंडिडेट नंबर ए, और समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट है, कैंडिडेट नंबर बी, और कांग्रेस का एक कैंडिडेट है जिसका नाम है कैंडिडेट नंबर सी, और आम आदमी पार्टी का डी। अब ये 4 कैंडिडेट अलग अलग पार्टी के हैं। अब हम ऐसा सपोज करते हैं कि 100% वोट इस सीट पे डले हुए हैं, यानी कि 100% वोट इस सीट पे, जो यहाँ के जो वोटर्स हैं वो 100% थे। तो ए को जो परसेंटेज है वो मिला है 30%, बी को मिला है 40%, सी को मिला है 20%, और डी को मिला है 10%। ठीक है फ्रेंड, तो अब जो हम देखते हैं कि मेजोरिटी किसी को नहीं ली। मेजोरिटी का मतलब ये है कि टोटल जो वोट है उसका आधा प्लस 1, यानी कि अगर हम बात करें 100% सीट की, तो 100 का आधा हो गया 50%, 50% प्लस 1, यानी कि 51% वोट जिस भी कैंडिडेट को मिलेंगे वो विनर हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो किसी को भी 50% या 51%, यानी कि मेजोरिटी किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिली है। पर फ्रेंड्स इस सिनेरियो में अगर देखा जाए तो एसपी समाजवादी पार्टी का एक जो ये कैंडिडेट है ये जीता हुआ मान लिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो किस सिस्टम के अंदर होते हैं?
वो होते हैं एफपीटीपी सिस्टम के अंदर, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सबसे सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली, यानी कि जो सबसे अधिक मत लाएगा। यहाँ मेजोरिटी से किसी को मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है तो सबसे ज़्यादा वोट लाने से, जो भी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट लेके आएगा। जैसे इस सिनेरियो में 40% इस पार्टी का लेके आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो वोट लेके आएगा वो जीत जाएगा। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, जो सबसे आगे वही जीता। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक रेसिंग ट्रैक है, अब ये एक रेसिंग ट्रैक है, तो यहाँ से अगर रेस शुरू हो रही है इन चारों पार्टीज के कैंडिडेट की, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी और कैंडिडेट डी, तो रेस कंप्लीट से मतलब नहीं है, यानी कि मेजोरिटी से मतलब नहीं है, बहुमत से मतलब नहीं है किसी को। मतलब ये है कि सबसे आगे कौन है, जो सबसे आगे रहेगा वो जीत जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एफपीटीपी, जो सबसे आगे वो जीते, सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली समझ गए होंगे। अब हम देख रहे हैं एक सीट की बात करिए हमने यहाँ पे, गाजियाबाद की सीट की। ऐसा ही 543 सीट्स में भी चल रहा होगा, पूरे देश की 543 सीट में भी चल रहा होगा। 543 सीट्स में से हर एक पार्टी जो है अपना अपना कैंडिडेट जितवा रही होगी, कोशिश कर रही होगी कि हमारा कैंडिडेट जीते। अब 543 में से मेजोरिटी जिसको भी मिल जाए, यानी कि अगर हम मान के चले कि 543 सीट्स की जगह 100 सीट्स होती, तो मेजोरिटी जो सीट्स हैं यानी कि 50 + 1, आधे से एक ज़्यादा, तो 51 सीटें जिस भी एक पार्टी को मिल गई, यानी कि 51 एमपी जो हैं, 51 जो सांसद है वो एक पार्टी के अगर चुन के आ गए तो ये पार्टी सरकार बना लेगी। ये सीटों के लेवल पे मेजोरिटी देखी जाएगी, लेकिन जब हम एक सीट की बात करेंगे तो वहां पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम देखा जाएगा, कैंडिडेट का जो वोट बेस है वो देखा जाएगा। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली, जो सबसे आगे वही जीते। उसका मतलब है एक सीट की बात हो रही है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, गाजियाबाद की सीट पे जो सबसे ज्यादा वोट लेके आएगा वो जीत जाएगा। लेकिन जब एक कैंडिडेट जीत के आ गया, जैसे मान चलिए गाजियाबाद से यहाँ से एक कैंडिडेट जीत के आ गया, तो अब जो है ये सारी सीटें मिला के 543 का मेजोरिटी कोशिश करेंगे कि 543 का मेजोरिटी जिसको मिल जाए वो सरकार बनाए। अब फ्रेंड्स, इन पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जबकि अगर मैं बात करूं गाजियाबाद की तो इस समय बीजेपी के सांसद हैं, वो भी जीते हुए हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए बस समाजवादी पार्टी का एग्जाम्पल ले लिया था, आप चाहे तो किसी भी पार्टी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एफपीटीपी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं, आपकी बुक में एक ये छोटा सा डाटा, एक छोटा सा डायग्राम था, जिसमें कि कहने का मतलब ये है कि पार्टीज का नाम दे रखा है, उनको कितना वोट परसेंट मिला है और कितनी सीटें मिली है। 1984 के इलेक्शन की जो बात हो रही है, इसमें पार्टीज जो है, कुछ पार्टीज है, मैंने सबका डाटा नहीं लिया है, आपको समझाने के लिए मैंने 5 से 6 पार्टीज का डाटा ले लिया है। और उसके बाद इनका वोट परसेंटेज कितना मिला है, हम मान के चलते हैं कि 100% वोट परसेंटेज था, या जितना भी उस समय वोट परसेंटेज हुआ होगा कि 75% वोटर्स ने ही वोट दिया है, 25% एब्सेंट थे। और सीट जो है 543 सीट्स हैं। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1984 में जो है वो कांग्रेस पार्टी जीतती है, और उसको जो वोट परसेंटेज है 48% वोट मिलता है। तो अब फ्रेंड, अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम बात करें 100% वोट अगर होता तो मेजोरिटी कितने पे होती, 51% पे। पर जैसा कि हमारे यहाँ एफपीटीपी सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, तो हमें मेजोरिटी से मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है कि इन सारी पार्टीज में से सबसे आगे कौन निकल के गया है, सबसे पहले कौन जीता, तो वो कांग्रेस थी। और अगर हम बात करें सीट की, तो 543 में से लगभग 80% सीट जो है वो कांग्रेस को मिल चुकी है, यानी कि वोट जो परसेंटेज है वो 50% भी नहीं है, और जो सीट्स हैं वो 80% से ज़्यादा मिल चुकी है। ऐसे ही हम बात करें अगर दूसरी पार्टी की, बीजेपी की, तो 7.4% वोट जो मिले हैं बीजेपी को मिले हैं, और सीट इनको 2 मिली है। सेम चीज़ जनता पार्टी की, तो 6.7% वोट मिले हैं, सीट 10 मिली है। ऐसी जो सारा डाटा है आपकी बुक में है, आप उससे रेफरेंस ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एफपीटीपी बहुत क्लियरली से समझ में आ गया होगा। वोट परसेंटेज सीट के लेवल पे जो है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे जो है वो मेजोरिटी वो एफपीटीपी देखा जाएगा, जो सबसे आगे निकला वो जीत लिया मान लिया जाएगा। लेकिन जब सरकार की बात होगी, जब गवर्नमेंट बनाने की बात होगी, तो फिर मेजोरिटी देखी जाएगी, जो सेम चीज़ मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में भी बताई थी। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको एफपीटीपी समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला सिस्टम है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व से मतलब ये है कि जिसका जो अनुपात होगा उसको उस लेवल में सीटें मिल जाएंगी। जैसे अगर हम बात करें
एफपीटीपी वाले सिस्टम की। तो एफपीटीपी के सिस्टम में क्या था कि 50% वोट अगर किसी को नहीं, अगर किसी भी पार्टी को, जैसे हमने कांग्रेस का एग्जांपल लिया था, तो 48% सीट मिली थी, और मेजोरिटी ना होने के बाद इसका मतलब ये है कि लगभग लगभग 52% वोट, यानी कि 50% लोगों ने कांग्रेस को जिताया नहीं है, सिर्फ 48% लोगों ने कांग्रेस को जिताया है, लेकिन तब भी कांग्रेस की सरकार बन जाती है, क्योंकि एफपीटीपी सिस्टम है हमारे यहाँ पे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। सबसे ज़्यादा वोट ये लेके आए हैं तो ये जीत लिए मान लिए जाएंगे। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, अनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है वो अब देखते हैं। So, इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम, अ पार्टी गेट्स द सेम प्रपोर्शन ऑफ सीट एज ऑफ प्रपोर्शन ऑफ वोट, यानी कि जिसको जिस प्रपोर्शन में वोट मिले उसी प्रपोर्शन में उसको सीटें दे दी जाएंगी। जैसे मान के चलिए, ये जो सिस्टम है फ्रेंड्स, ये इजराइल में देखा जाता है, मेन जो सिस्टम है ये इजराइल में फॉलो करा जाता है। इजराइल एक देश है। इस कंट्री में क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि इस कंट्रीज, इजराइल की कुछ पार्टीज हैं, जैसे कि एक हो गई लिकुड पार्टी, ये नाम है वहां की पार्टी का। दूसरी ज़ियोनिस्ट कैंप, ये कुछ पार्टीज के नाम है, जैसे हमारे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब पार्टीज हैं। एक हो गई येश अदीत, यानी कि YA। तो ये कुछ पार्टीज हो गई उनकी। अब ये पार्टीज क्या करती हैं, ये एक लिस्ट निकालती हैं अपने कैंडिडेट्स की। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, एफपीटीपी सिस्टम में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे हमें पता होता है कौन सा कैंडिडेट किस पार्टी का है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड पार्टी ने एक, जैसे मान के चलिए अगर इसराइल में 50 सीटें, 50 सीट्स हैं, अगर 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 50 निर्वाचित क्षेत्र हैं, तो लिक्विड क्या कर देगी, अपने 50 कैंडिडेट्स का नाम निकाल देगी। ये कैंडिडेट हमारा 1 2 3 4, कहने का मतलब ये है कि अगर लिक्विड पार्टी की 50 सीटें आती हैं तो हमारे ये 50 कैंडिडेट जीते हुए मान लिए जाएंगे उन सीटों पे। वही बात करें YA पार्टी की, यानी कि येश अदीत की, तो ये भी अपने 50 कैंडिडेट निकालेगी, 1 2 3 ऐसे करके 50, यानी कि अगर YA पार्टी की, इस पार्टी की अगर 50 सीटें आ गई तो ये 50 कैंडिडेट इस पार्टी के जीते हुए मान लिए जाएंगे। उसके बाद बात करें हम ज़ियोनिस्ट कैंप की, तो ये भी 50 मेंबर की एक सीट निकालेगी, 1 2 ऐसे करके 50। लेकिन होता क्या है, जब इलेक्शन होते हैं तो हम मान के चलते हैं कि रिजल्ट कुछ इस तरीके है कि लिक्विड पार्टी की 25 सीटें आई हैं और YA पार्टी की 20 सीटें आई हैं और ज़ियोनिस्ट कैंप की 5 सीटें आई हैं। तो अब जो है 25 सीटें जो आई हैं ये लिक्विड पार्टी की आई हैं, तो इन 50 में से 25 सीटों पे जो है, जो 25 जो कैंडिडेट लिक्विड पार्टी के हैं वो सिर्फ 25 जीते हुए मान लिए जाएंगे और बाकी 25 अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद YA पार्टी जो है, इसके 20 कैंडिडेट, इसको 20% वोट मिले तो इसको 20 के, इसके जो 20 कैंडिडेट है वो जीत लिए माने जाएंगे, यानी कि 50 में से जो 20 कैंडिडेट्स है YA पार्टी के, उन्हें मान लिया जाएगा कि वो जीत गए हैं और उन्हें रिप्रेजेंटेशन के लिए भेज दिया जाएगा बाकी अपने घर। और बाकी जो ज़ियोनिस्ट कैंप है, यानी कि जो 5 सीटें जो है, 5% वोट जो है 50 में से, 50 सीटों का जो 5% जो सीट है वो ज़ियोनिस्ट कैंप को मिली है, तो 5 सीटें जो है वो ज़ियोनिस्ट कैंप के मेंबर्स, यानी कि ज़ियोनिस्ट कैंप के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया होगा, यानी कि इनका हिस्सा जो है वो सिर्फ 25 सीटों का था, तो इन्हें 25 सीटें मिल गई। इनको वोट शेयर जो है वो 25 सीटों के लिए मिला था, 25% का मिला था, तो इनको 25 सीटें मिल गई। YA को 20% का वोट शेयर मिला था, तो इनको 20 सीटें मिल गई, और ज़ियोनिस्ट कैंप को 5 सीटों का, तो इनको 5 सीटें मिल गई। अब हम देखते हैं इनके बीच का कंपैरिजन, यानी कि एफपीटीपी जो सबसे आगे वही जीता, और अनुपातिक प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो एफपीटीपी के सिस्टम में क्या होता है, वोटर वोट्स फॉर द कैंडिडेट, मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। जैसे कि हमने बात करी थी गाजियाबाद की सीट की, तो इस पे क्या है, 4 पार्टीज का कैंडिडेट है, अलग अलग कैंडिडेट है, हर पार्टी ने अपना एक कैंडिडेट उतार रखा है। तो जो वोटर है ये अपने कैंडिडेट को वोट देगा, इसकी मर्जी है A को दे दे, B को दे दे, C को दे दे, D को दे दे। तो जो वोटर है, जो मतदाता है, वो अपने कैंडिडेट को वोट देगा, वो एक प्रत्याशी को वोट देगा। पर अगर हम बात करें PR सिस्टम की, यानी कि अनुपातिक प्रणाली, जिसमें जिस अनुपात में जो है वो सीटें मिलती हैं, उसमें वोटर जो है वो पार्टी को वोट देता है। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि वोटर जो है वो या तो लिक्विड पार्टी को जिताएगा, या तो वो YA पार्टी को जिताएगा, या तो वो ज़ियोनिस्ट कैंप को जिताएगा। वो पार्टी को वोट देता है, ये पार्टी बाद में डिसाइड करेगी कि हमारी कितनी सीटें आई हैं और हम किसको उन सीटों के लिए भेज रहे हैं। जैसे इस कंडीशन में 25 20 और 5 था। अब दूसरा पॉइंट जो है, कैंडिडेट्स हु विन द इलेक्शन में नॉट गेट्स मेजोरिटी, चुनाव जीतने वाले जो उम्मीदवार है, यानी कि एक सीट की बात कर रहे हैं हम, फिर यहाँ से रेफरेंस लीजिए गाजियाबाद की सीट से,
यानी कि चुनाव जीतने वाले जो उम्मीदवारों को बहुमत वोट नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्होंने जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है वो फॉलो करा है। यानी कि हो सकता है कि 35% वोट ही किसी कैंडिडेट को मिले और ये सबसे ज़्यादा परसेंट हो तो ये जीत लिया मान लिया जाएगा। यहाँ पे मेजोरिटी से कोई मतलब नहीं है। और सेम चीज़ जैसे हमने कांग्रेस के एग्जाम्पल में देखा था कि 48% वोट शेयर जो है वो कांग्रेस को मिल गया था, पर मेजोरिटी तो नहीं है, ये बहुमत तो नहीं है, पर तब भी कांग्रेस जीत जाती है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली है। जिसको सर्वाधिक मत मिले वो जीत गया। पीआर सिस्टम में इसके उलट क्या होता है कि कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन गेट्स मेजोरिटी ऑफ वोट्स, यानी कि उनको मेजोरिटी मिली हुई होती है तभी जाके वो जीते हुए माने जाते हैं कैंडिडेट्स। जो उम्मीदवार जो है इनको बहुमत मिला हुआ होता है तभी जाके ये सीट्स पर बैठते हैं अपनी। अब ये जो सिस्टम है एफपीटीपी जो सिस्टम है ये यूके यूनाइटेड किंगडम और भारत में अपनाया जाता है, और पीआर सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इजराइल और नीदरलैंड में अपनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे और आपको एफपीटीपी और पीआर सिस्टम में डिफरेंशिएशन अच्छी तरीके से पता पड़ गया होगा। यहाँ पे जो है सीट्स में एफपीटीपी देखा जाता है, यानी कि एक सीट में जो है वो सबसे आगे कौन निकल गया, जो भी निकला वो जीत लिया मान लिया जाएगा। और यहाँ पे पार्टी जो अपनी लिस्ट निकालती है और पार्टी को अगर मेजोरिटी मिलती है तो वो अपने अपने कैंडिडेट जितने वोट उसको मिले हैं उतने ही कैंडिडेट अपने फिट कर देती है। और एफपीटीपी में जो है हर पार्टी अपना कैंडिडेट निकालती है और यहाँ पे पार्टी को वोट मिलता है और पार्टी की जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो पहले से ही निकली हुई होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एफपीटीपी और पीआर में फ़र्क समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट चैप्टर में आगे जो है आपके जो बुक्स के जो टॉपिक्स हैं, जैसे रिजर्वेशन है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, इलेक्टोरल रिफॉर्म है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, फिर चीफ इलेक्शन कमीशन की बात होएगी, कमिश्नर की बात होएगी। तो ये सारी चीज़ें हम इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन में पढ़ रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। धन्यवाद।